आज आपको जो ये वीडियो है ये आपका पहला जीएस का वीडियो है। मतलब कि ये है कि अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने करंट पढ़ी, जीके पढ़ी, ग्रामीण की योजनाएं पढ़ी और आज हम लोग जो है अपना चौथा इंजन खोलना है। मतलब कि आपको अब जीएस का मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये 5 का ग्रुप बनाया है। ये जीएस क्या हो गया। तो इसी में आपको अब वीडियो जीएस के भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसी की श्रृंखला में ये हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स पर है। और आज का मैंने टॉपिक लिया है वेव, मतलब कि तरंग। तो जो आज का टॉपिक है वो है तरंग, मतलब कि वेव। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले ये चीज समझनी है कि आपकी जो परीक्षा में है वो आपकी ट्रेडिशनल साइंस नहीं आती, आपकी अप्लाइंग साइंस आती है। तो सबसे पहले हम लोग को जो अप्लाइंग साइंस है उसी के तरीके से पढ़ना है। तो अप्लाइंग साइंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ना कि ट्रेडिशनल। मतलब कि परिभाषाएं और सूत्रों से ज्यादा हमें अप्लाई कैसे होता है वो चीजें उस पर फोकस करेंगे। उसी को कहते हैं अप्लाइंग साइंस, जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछते हैं। ये इंटर की क्लासें नहीं है, ये आपकी क्लासें कंपटीशन की है। मतलब कि आप हर प्रकार के कंपटीशन में जब बैठेंगे तो आपको जो अप्लाइंग साइंस की रिक्वायरमेंट है वो ये पूरा करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए वीडियो के शुरुआत में। तो जो तरंग आप पढ़ने जा रहे हो, इस तरंग को आप ऐसे समझिए कि तरंग 2 प्रकार की है। तो सबसे पहले हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हम आपको ध्यान में रखना है। तरंग क्या है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक, तो एक शब्द आ गया यांत्रिक, और एक हो गई आयांत्रिक। तो 2 प्रकार की तरंगे हैं, एक है यांत्रिक, एक है आयांत्रिक। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल वेव्स और आयांत्रिक का मतलब नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो यांत्रिक तरंगे और आयांत्रिक तरंगे। पहला ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप समझिए, इस ग्राफ में यांत्रिक तरंगे किसे कहेंगे? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए, मतलब प्रभावित होने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम है। तो जिनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की आवश्यकता है। ऐसी तरंगों को क्या कहेंगे? यांत्रिक। और जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो जिन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो बिना माध्यम के लिए संचरित हो सकती हैं, ऐसी तरंगों को आयांत्रिक कहेंगे। और जिन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता है उन तरंगों को क्या कहेंगे? यांत्रिक। अब प्रश्न है कि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है। एक है अनुदैर्ध्य मतलब कि लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, और दूसरी तरंग है अनुप्रस्थ मतलब कि ट्रांसवर्ज। तो अनुप्रस्थ, इसमें 2 प्रकार के हो गए, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है बच्चों कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के समानांतर, मतलब कि सीधी रेखा में, तो वो तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य। जैसे धन, अनुदैर्ध्य। और दूसरी जो तरंग है अनुप्रस्थ, उसमें जब तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के लंबवत है, मतलब कि लंबवत है, तो इस प्रकार की तरंग कौन हो गई? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि तरंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, यांत्रिक, आयांत्रिक। यांत्रिक तरंग वे हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, मतलब ठोस, द्रव, गैस, ये सारे माध्यम है। तो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है वो यांत्रिक है। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य कैसी तरंग है? मतलब जिनकी कंपन करने की दिशा या तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के समानांतर है। तो कणों की दिशा के जो समानांतर है वो कैसी किरण है? तो वो अनुदैर्ध्य किरण है। और जब तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के लंबवत है तो वो कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने तरंग वेव्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया, यांत्रिक, आयांत्रिक, अनुदैर्ध्य। फिर उसको भी 2 भागों में किया, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। मतलब इन स्टार्टिंग वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। आफ्टर दैट वी डिवाइडेड मैकेनिकल पार्ट इनटू 2 पार्ट्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्ज। क्लियर? तो ये तो बात हो गई आपकी यहाँ की। अब आपको प्रश्न यहाँ पर यह है कि आयांत्रिक तरंगे कैसी? इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं इनको, विद्युत चुंबकीय
तरंगे भी कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की होती हैं, इनको अब हम समझाने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, या तो इसको एक दो बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट यहीं पे लेके इसको ऐसे मैप बना के आप लिख लीजिएगा कि यांत्रिक तरंगे वे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता है और अयांत्रिक तरंगे वे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये दो प्रकार की हैं और ये इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो पहला आप स्क्रीनशॉट यहाँ लेके इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अयांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की अवस्थाएं रखती है, तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। देखिए अब आपको अयांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे ही लिखते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियत क्या होती है, मैंने आपको बताया माध्यम की आवश्यकता नहीं होती अयांत्रिक को, तो निर्वात में भी संचित हो सकती है, निर्वात में भी संचरण कर सकती है। दूसरी चीज उदासीन होती है, ना प्लस ना माइनस, उदासीन प्रकृति की होती है। तीसरी चीज प्रकाश के वेग से गमन करती है, तो प्रकाश की चाल से चलती है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, तो इनकी अवधारणा को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था अवधारणा को इनकी, तो मैक्सवेल ने इनकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इनकी जो तरंग दैर्ध्य परिसर होती है, तरंग दैर्ध्य परिसर जो होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब है वेवलेंथ, मतलब कि जो आपकी तरंग है उसकी लंबाई, v बराबर एन लिम्डा, आपने इंटर में पढ़ा होगा एन लिम्डा, तो लिम्डा डिनोटेड बाय वेवलेंथ, मतलब कि तरंग दैर्ध्य। एन आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब कि n इज इक्वल टू होता है 1/t, t क्या है आवर्तकाल, पेरियोडिक टाइम, और n क्या है आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ये सूत्र आपको याद रखने चाहिए। मैंने बताया ना, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि अप्लाइंग साइंस हम लोगों को पढ़नी है, तो हम लोग अप्लाइंग साइंस ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इन सूत्रों को निकालने से बढ़िया वो काम कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आता है। मगर हाँ, जहां पर जरूरत है वहां पे हम लोग जरूर सूत्र लिखेंगे, जरूर परिभाषा बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका जो तरंग दैर्ध्य परिसर है वो 10 की पावर -14 मीटर से लेकर के और 10 की पावर 4 मीटर तक होता है। तो इनका जो तरंग दैर्ध्य परिसर है वो 10 की पावर -14 मीटर से लेकर के 10 की पावर 4 मीटर तक होता है। तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी संचित हो सकती हैं, उदासीन प्रकृति की होती हैं, प्रकाश की वेग से गमन करती हैं, तरंग दैर्ध्य परिसर 10 की पावर -14 से 10 की पावर 4 मीटर तक हो सकता है। तो ऐसे तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहती हैं। फोटान की बनी होती है, मतलब कि फोटान की बनी होती है, फोटान मतलब प्रकाश के बंडल जो बंडलों के रूप में चलता है, तो फोटान की बनी होती है, फोटान की बनी होती है, तो फोटान की बनी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में। क्लियर है बात, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं और कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं और कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं। देखिए समझिए कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं और कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं। तो पहले बीच में लिख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय। अभी हम जब आखिरी में लेक्चर में सारा लेक्चर एक साथ 5 मिनट में आपको रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि सही तरीके से बात आपको समझ में आ जाए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है कौन सी नहीं। तो जो नहीं है, कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है, ऐसे तो कई तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं, मगर आपको कुछ तरंगे याद रखनी, जैसे अल्फा बीटा, ये दोनों जो है विद्युत चुंबकीय नहीं, परंतु गामा है विद्युत चुंबकीय। इसलिए विद्युत चुंबकीय कौन सी नहीं, अल्फा बीटा हो गई, कैथोड हो गई, कैनाल हो गई, कैथोड हो गई, कैनाल हो गई, ध्वनि हो गई, ध्वनि हमने शुरुआत में बताया था यांत्रिक है, पराश्रव्य हो गई, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य हो गई। तो ये तरंगे आपकी कैसी हैं, विद्युत चुंबकीय नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्फा बीटा कैथोड कैनाल ध्वनि पराश्रव्य 20,000 प्लस हर्ट्ज वाली तरंगे कैसी हैं, तो ये कैसी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय नहीं।
फिर से याद रखिएगा, नहीं है, याद रखिएगा, ये विद्युत चुम्बकीय नहीं है। अब हम बात करेंगे ऐसी तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय हैं। तो जरा बात करते हैं जो तरंगे विद्युत चुम्बकीय हैं। चूंकि आप में अप्लाई जो चीजें आती हैं तो उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण पूछ लेते हैं, उपयोग पूछ लेते हैं। तो अब आप जो दूसरी हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी हैं। एक एक तरंग पर हम आपको थोड़ा सा लिखवाएंगे, इसको हटा रहा हूं। तो अब बात आती है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी हैं। तो हैं कौन सी हैं, तो एक हो गई गामा किरण। जो गामा किरण है या गामा तरंग जो है वो आपकी क्या है, विद्युत चुम्बकीय। किसने खोज की, देखिए गामा किरण की खोज तो पॉल विलार्ड ने की, परंतु इसका जो नामकरण किया वो रदरफोर्ड ने किया। तो नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और वैसे खोजकर्ता कौन है, तो पॉल विलार्ड है। गामा किरण की क्या है उपयोगिता, क्या है गामा किरण की, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है। तो सर्वाधिक भेदन क्षमता, भेदन क्षमता मतलब देखिए आप लोगों ने जासूसी सीरियल्स देखे होंगे, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा कि किस तरीके से, जैसे कोई किसी ने किसी का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, उसके बाद जहां पे ब्लड गिरा दीवार पर उसको पेंट कर दिया। तो जब गामा किरण फेंकते हैं, फेंकी जाएंगी तो वो पेंट को भेद देगी और पता चलेगा कि पीछे क्या है। तो इनकी जो भेदन क्षमता होती है, मतलब भेदने की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। अगली चीज नाभिकीय अपक्रिया में प्रयोग होता है। तो नाभिकीय अपक्रिया में प्रयोग होती है, नाभिकीय अपक्रिया प्रयोग होती है। कृत्रिम रेडियो धर्मिता प्रयोग होती है। तो कृत्रिम रेडियो धर्मिता में प्रयोग होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये टॉपिक भी आप में है तो आपको हम वहां पर समझा देंगे। तब तक आपको लिखना चाहिए सर्वाधिक भेदन क्षमता है, कृत्रिम रेडियो धर्मिता में प्रयोग होता है और नाभिकीय अपक्रिया प्रयोग होती है। इस प्रकार की तरंगे और भी यूज है। तो ये चीज आपको क्लियर है। गामा किरण कौन है, पॉल विलार्ड, और नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। कृत्रिम रेडियो धर्मिता में, नाभिकीय अपक्रिया में और सर्वाधिक भेदन क्षमता है। दूसरी किरण लिखते हैं, ये आप वो किरण लिख रहे हैं जो कि आपकी हैं विद्युत चुम्बकीय। अगली किरण हम बात करते हैं कि कौन कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो एक आपकी हो गई गामा, एक हो गई आपकी अवरक्त इंफ्रारेड। तो अवरक्त किरणें हो गई। कैसी किरणें हैं अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें ऐसी किरणें हैं कि जिस भी माध्यम पर गिरेगी उसका क्या ताप बढ़ा देंगी, ताप बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, चीज वस्तुएं दिखने लगती है। जिस भी माध्यम में पड़ेगी उसका ताप बढ़ा देंगे, जिससे वस्तुएं दिखने लगेगी। तो इनका क्या प्रयोग है, इनका प्रयोग यह है कि जब कोहरा हो तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में प्रयोग होता है। तो कोहरे में फोटोग्राफी करने के काम में आती है। जब कोहरा होता है, सही से साइटिंग नहीं हो, तब आप अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से फोटो ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके रिमोट कंट्रोल में प्रयोग होती है। जो घर में रिमोट कंट्रोल होते हैं तो रिमोट कंट्रोल में प्रयोग होने वाली अवरक्त किरणें, इसको आप याद रखिएगा। खोज किसने की, हर्सल ने की थी। खोज किसने की, हर्सल ने खोज की थी इनकी। कैसी किरण है, विद्युत चुम्बकीय किरण है। विद्युत इनकी तरंग प्रतिशत 10⁻⁴ से 10⁴ होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। तो उसी के अंतर्गत आती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिनको कहते हैं अवरक्त किरणें। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, रिमोट कंट्रोल में प्रयोग होगा, घर के रिमोट कंट्रोल हो गया, अन्य रिमोट कंट्रोल हो गया। और हर्सल ने खोज की थी, ताप बढ़ा देती है जिस भी माध्यम पर गिरती है, और कोहरे में फोटोग्राफी करने में इसका प्रयोग करते हैं। अगली किरण जो कि आपकी कौन सी किरण है, विद्युत चुम्बकीय है। एक किरण आपकी आती है दृश्य किरण। दृश्य किरण मतलब विजन। दृश्य किरणें किसने खोज की, न्यूटन ने खोज की। क्या करती हैं, इनकी सहायता से वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कैसी किरण है, ये दृश्य किरण है। किसने खोज की, न्यूटन ने की। इसको हटा रहा हूं। अगली किरण कौन सी है, अगली किरण आपकी है एक्सरे। एक्स किरण, किरण मतलब रे, तो एक्स रे। एक्सरे का कहीं कहते नहीं क्या करा है, एक्सरे करा है। कहा एक्सरे कहाँ होना है, मतलब कि किसमें प्रयोग होगा, किसने, रॉन्जन ने खोज की। तो रॉन्जन ने खोज की, रॉन्जन जहाज वाला, बीच में सही कर देता हूं मैं, रॉन्जन ने खोज की। क्या प्रयोग है, चिकित्सा में प्रयोग है। चिकित्सा में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ प्रयोग होता है, जो आप देखिए कोड 12 में होता है प्रयोग। तो औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होता है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होगा, चिकित्सा में प्रयोग होगा। किसका, एक्स किरणों का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रॉन्जन ने खोज की थी। अगली किरण
अगली किरण, तो अगली किरण आपकी हो गई पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की? रिटर ने खोज की। पराबैंगनी की खोज किसने की? रिटर ने खोज की। पराबैंगनी खोज किसने की? रिटर ने खोज की। किस लिए प्रयोग होता है पराबैंगनी का? तो आप कई जगह लगा सकते हैं, जैसे कि सिकाई करने में प्रयोग होता है, रोगियों की सिकाई करने में प्रयोग होती है, रोगियों की सिकाई करने में प्रयोग होती है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में होता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में प्रयोग होता है, को उत्पन्न करने में प्रयोग होता है किसका? पराबैंगनी किरणों का। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसने खोज करता है? रिटर है। कौन खोज करता है? रिटर है पराबैंगनी किरणों के। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा क्या है? शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव, मतलब कि लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ या दीर्घ ज्यादा सही है, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो दीर्घ रेडियो तरंगे, ये दोनों तरंगे कैसी हैं? ये दोनों तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं। याद रखना, इनका प्रयोग कहां होता है? तो रेडियो में होता है, टेलीविजन में होता है, टेलीफोन में होता है, तो टेलीविजन में होता है, टेलीफोन में होता है, तो टेलीफोन में होता है। इनका प्रयोग कहां होगा? तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन में होता है। बात आपको ध्यान रखना चाहिए। दीर्घ की खोज किसने की? मार्कोनी ने खोज की थी। तो मार्कोनी ने खोज की। हर्ट्ज का नाम सुने? इसके खोजकर्ता मुख्य रूप से हर्ट्ज है, हेनरिक व हर्ट्ज। तो हेनरिक व हर्ट्ज ने खोज की, इसकी मार्कोनी ने खोज की। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। दोनों का प्रयोग होता है रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे तरंगे हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिनका तरंग दैर्ध्य परिसर 10 की पावर -3 से 10 की मीटर से 10 की पावर -2 मीटर तक होता है। ये कैसी तरंगे हैं? ये सूक्ष्म तरंगे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने आपको बताई। तो इस तरीके से ये तरंग है। आपको तरंग शुरुआत में समझनी होगी। इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण ये है, पहली बात तो इससे क्वेश्चन आ जाता है, दूसरी बात ये है कि इसके बाद का जो टॉपिक है ध्वनि या साउंड, उसको समझने से पहले आपको ये पहला टॉपिक समझना जरूरी था, जो कि हमारा जीएस का है। मैंने आपको फिर बताया। अब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इन पांचों के जो मिलेंगे वो जीएस के नाम से मिलेंगे। जब आपका ग्रामीण के मिलेंगे, जो लेखपाल वाले बच्चे हैं या फिर अन्य योजनाओं वाले बच्चे हैं, वो आपको जीके के नाम से मिलेंगे। और जब करंट का कोई टॉपिक होगा तो उस पर लिखा होगा करंट। फिर क्लास के हिसाब से आप अपनी देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत जो अभी आप पढ़ रहे थे। तो कुल मिला के हमारा जो लेक्चर था वो तरंग पर था। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक, अयांत्रिक। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सब माध्यम है। और अयांत्रिक तरंग जिनको माध्यम की आवश्यकता, जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्लियर बात? अयांत्रिक तरंगे हो गई। यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा, अनुदैर्ध्य में और अनुप्रस्थ में। अनुदैर्ध्य क्या है? तरंग गति की दिशा माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के अनुदिश से समानांतर है। कैसी किरण है? अनुदैर्ध्य है। जब तरंग गति की दिशा जो है माध्यम में कंपन करने वाले कणों की दिशा के लंबवत है, अनुप्रस्थ है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। अयांत्रिक तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी संचरित हो सकती है, इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। हमने आपको फिर विद्युत चुंबकीय बताई। फोटॉन की बनी होती है। तरंग दैर्ध्य परिसर 10 की पावर -14 से 4 मीटर तक होगा। फोटॉन की बनी होंगी, निर्वात में संचरित हो सकती है, उदासीन प्रकृति होती है और प्रकाश के वेग से गमन करती है। मैक्सवेल की ने अवधारणा प्रतिपादित की थी। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि कौन कौन से तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं। तो हमने आपको कुछ किरण बताई, जैसे कि गामा किरण बताई। किसने खोज की थी? तो मैंने आपको बताया कि गामा किरण जो है उसकी खोज किसने की? तो हर्सल ने खोज की। फिर हमने आपको क्या बताया गामा किरण के बारे में कि गामा किरण जो है वो कैसी किरण है? तो भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी और नाभिकीय अपक्रिया में कृत्रिम रेडियो धर्मिता में इसका प्रयोग होगा। जो दूसरी तरंग है वो हमने पराबैंगनी किरण आपको बताई। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने खोज की। किसमें प्रयोग होगा? तो किसमें प्रयोग होगा? तो आप याद रखिएगा, सिकाई करने में आदि में प्रयोग होता है। किसका? पराबैंगनी किरणों का। फिर हमने आपको एक किरण बताई दृश्य किरण। किसने खोज की? न्यूटन ने की। वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक किरण आपको हमने बताई अवरक्त। किसने खोज की? हर्सल ने खोज की। जो गामा किरण है वो गलती से मैंने हर्सल अभी बोल दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। आपने लिख भी लिया होगा। पॉल विलार्ड ने खोज की है और नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया। क्लियर?
इसके बाद जो अगली किरण है आपकी अवरक्त है, हर्षल ने खोज की। किसमें प्रयोग होगा? रिमोट कंट्रोल में प्रयोग होगा, कोने में फोटोग्राफी में प्रयोग होगा, जहां पर माध्यम में अधिक ताप की आवश्यकता होगी वहां प्रयोग होगा। लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। लघु रेडियो तरंगे हेनरी क्वार्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने खोज की है। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन होगा। तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक है जिसका नाम है वेव। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके जीएस के टॉपिक भी आज आपसे मिल रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अपने चारों इंजन खोल दिए हैं। आप समय समय पर इसके वीडियो पाते रहेंगे और आप आपकी तैयारी में उपयोगी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।